जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की जीके की क्लास आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कम से कम रहने वाली है 100 क्वेश्चन की हम कोशिश करेंगे कराने की, साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। और क्वेश्चन ये रहे कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रही है क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराई है, क्योंकि आपको पता है जो टीए का एग्ज़ाम होता है वो 10th लेवल पे होता है, और किल्लक का जो होता है टीए के अंदर वो 12th लेवल पे होता है। तो 10th लेवल से भी होता है और एक 8वीं पास से भी होता है, एक 10वीं पास से ट्रेडमैन का भी होता है। तो इतना हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है, तो नॉर्मल लेवल रहता है। जीके के कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं जो ठीक ठाक लेवल के होते हैं, बाकी इजी लेवल के ही पूछ जाते हैं। जैसे आपके सामने बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन वहाँ पे। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं तो भाई बिल्कुल आप सिलेक्शन लेके ही रुकोगे। बस ध्यान रखना, जो चीज़ें चल रही है, जो कुछ आपको एक क्लास कराई जा रही है, बस इस क्लास को अच्छे से लेते रहना, और बाकी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपको अलग से किसी से पैसे दे के क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की जो राजधानी है वो कहाँ है? भारत की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत की राजधानी हो जाएगी आपकी न्यू दिल्ली। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि यूपी की राजधानी कहाँ है, तो यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। और तो राजधानी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था कि राजधानी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किसकी राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए किसकी राजधानी कहाँ है, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी आपको आपके जो यहाँ पे बात पूछ रहे थे कि भाई हमें सारे स्टेट की, सबसे पहली बात तो जितने भी स्टेट है इन स्टेट की आपको सारी की राजधानी याद होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। और भारत का राष्ट्रीय पारंपरिक रूप से जो किसे माना गया है खेल को, वह है हॉकी, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गान को लेके। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर ने। एक्सप्लेन की ज़्यादा जरूरत होगी, बिल्कुल किया जाएगा मेरे भाई। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ें बताई है जहाँ से क्वेश्चन मुझे लगेगा कि यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ क्वेश्चन आपसे बिना बताए ही एक्सप्लेन यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। बट चीज़ें समझते हुए चलेंगे आप, ठीक। यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे संविधान से रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ कर रहे होंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले पूछा जाए तो आपने बता दिया कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। अगर पूछा जाए अंगीकृत कब हुआ था, अगर यहीं पे पूछा जाए अंगीकृत कब हुआ था, तो आप क्या आंसर दोगे? अंगीकृत पूछा जाए तो कब हुआ था, ये बन के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आपको बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि संविधान बनने में समय कितना लगा था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, संविधान बनने में समय कितना लगा था। तो समय भी आपको पता होना चाहिए कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और बच्चे आपके कितने? 18 दिन। ये आपका टाइमिंग लगा था संविधान बनने में, ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है, प्रारूप समिति के ये पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये पूछा जाता है। तो किसको पूछा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, भीमराव अंबेडकर जी, इनको चुना गया था भाई, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है बार बार, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पूछा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई जो करा रहा हूँ। राष्ट्रीय ध्वज
कब अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, इसकी डेट याद कर लेना, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई थी 1947 को। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रज्ञान कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रज्ञान पूछा जाए तो राष्ट्रज्ञान आपका बताओगे। अगर राष्ट्रज्ञान आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रगान आप बताओगे कब अपनाया गया था। राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी थी और 1950, ये राष्ट्रगान हो गया। एक और पूछा जा सकता है आपसे राष्ट्रीय गीत, ये तीनों के तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है राष्ट्रीय गीत, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत तो ये कब अपनाया गया था, तो आप इसकी डेट बता दोगे। क्या बता दोगे? 24 जनवरी 1950। आप बता दोगे 24 जनवरी थी और सन था 1950 का। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने कराई, ठीक है, संविधान से रिलेटेड। इससे ज़्यादा और आपको जानने की ज़रूरत है तो एक चीज़ और आप जान लो, जब मूल संविधान आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियाँ थी, ये और लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान जब बना था तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाग कितने थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कितने भाग थे। और अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद इसके बारे में पता होना चाहिए, अनुच्छेद कितने थे। और कितनी अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भाई अनुसूची कितनी थी, अनुसूची, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तीनों भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भाग कितने थे भाई, भाग थे 22। अनुच्छेद कितने थे उस टाइम पर थे 395। अनुसूची कितनी थी उस टाइम पे, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और फिलहाल कितने कमेंट करके आप मुझे बताओगे, ठीक है, फिलहाल कितनी अनुसूचियाँ है। तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दी। उसके बाद आगे बढ़ती है भाई, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर 100 क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन करने की, ठीक है। टारगेट हमारा 50 क्वेश्चन का रहेगा। तो उसके अंदर भी मैं आपको कम से कम एक्स्ट्रा चीज़ें जो कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। वो 100 क्वेश्चन से भी ऊपर का आपका लेवल ये रहेगा, ठीक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें, जब संविधान सभा की यहाँ से आप पता करो, जो 11 दिसंबर संविधान 11 दिसंबर था और सन था 1946 का, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ से करना आप, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे नोट करते हुए चलेंगे। स्थायी अध्यक्ष कब, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर रही होगी, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया था, अगर ये आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया था और ये 24 जनवरी थी 1950 था, तो किसको चुना गया था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। ये भी क्वेश्चन आप याद करते चलोगे। बस 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी आपको याद करते हुए साथ साथ में चलते रहना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का आपको पता चल गया राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति पे आती है तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पहले है सारे के सारे, पहले राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, वो सारे ऐड किए हैं मैंने। गृह मंत्री की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगी। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि आपके चुने गए थे प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। और फिलहाल आपके शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जिसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठ रहा है, वो आपको पता भी है। भारत की संसद के कितने सदस्य होते हैं, भारत की संसद के 2 सदस्य होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। जिसके वो आपको पता है क्या होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो यहाँ पे हम दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करें, एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा आपके लिए, ठीक है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है यहाँ पे 5 साल का,
ठीक है। पीएम की जो चुनाव होती है वो लोकसभा के अंदर ही आते हैं, ठीक है, और जो सीएम की चुनाव होती है वो राज्यसभा के अंदर आती है। ये आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए इनके बारे में इतना ही, और बाकी चीज़ें आप इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा नोट करके लिखना, मैं आपको साथ साथ में करा देता हूँ। अगर आप लोकसभा में वर्तमान में जो है कितनी सीट है, वो है लोकसभा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 543 सीट है वर्तमान की मैं बात करूँ, ठीक है। और यहीं पे हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगी 245, कितनी 245, ठीक है, 200 का डिफरेंस है पूरा, 202 का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। इस चीज़ को समझना। अगर आप जो है बनना चाह रहे हो राज्यसभा का सदस्य तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 साल, 30 ईयर। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। और जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा होती है, ये लोकसभा जो है ये आपका जो है अस्थायी सदन आता है। ये है ना अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, अस्थायी सदन। जो राज्यसभा है यहाँ पे ये स्थायी सदन के अंदर आता है, ये स्थायी है, ये हो जाएगा आपका स्थायी सदन, ये आपका जो है स्थायी सदन हो जाएगा। और अगर आपसे ज़्यादा डीपली जाए तो अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कर लो भाई, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है भाई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, देखो अभी वो आपने लिखा था है GV मावलंकर, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है लोकसभा का। राज्यसभा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोकसभा का है। बाकी यहाँ पर जो है मैं आपको दोनों कराऊंगा, यहाँ पे राज्यसभा के भी आपको कराऊंगा। तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो भी लिख लो आप, कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन जी हो जाएगी आपका। लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इसमें मिल गई होगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन कराई देता हूँ सारे के सारे आपको कंप्लीट, ठीक है, कौन कौन क्या था। तो गृह मंत्री है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद रक्षा मंत्री भी लिख लो आप, साथ साथ में सारी चीज़ें कराई देता हूँ आपको। रक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे यहाँ पे बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। ये मैं उसके बता रहा हूँ जब जो भारत आज़ाद हुआ था फर्स्ट बार, जब जो है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो भी है वो सारा चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हो गए। स्वास्थ्य मंत्री थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर, आप लिखते जाना, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। उसके बाद श्रम मंत्री थे आपके बाबू जगजीवन सिंह। संचार मंत्री आपके जो हो जाएंगे वो संचार मंत्री थे आपके रफ़ी अहमद किदवई, हाँ। उसके बाद यहाँ पे आपका और जो इम्पोर्टेंट है वो रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई, रेलवे मंत्री जो थे आपके वो भी लिख लो आप साथ साथ में, जब मैं करा ही देता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो रेलवे मंत्री हो जाएगा आपके जॉन मथाई, ये हो गया। उसके बाद वाणिज्य मंत्री आपके CH बाबा हो गए। उद्योग मंत्री हो गया आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं, मैं करा चुका हूँ। लोकसभा को भंग कौन करता है, तो भाई राष्ट्रपति कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ये TA के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी की नज़र में। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन से उपराष्ट्रपति से पूछा जाए रिलेटेड, तो भाई आप क्या बताओगे। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। उपराष्ट्रपति जो है भारत के कौन से अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल आता है 63 में बताया गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। और 66 में जो है अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो है भाई निर्वाचन, ठीक है। ये हो गया आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक।
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के बारे में, तो 54 में भारत का जो है अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 54 अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भी दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं, क्योंकि ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते भाई। उसके बाद राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति हो गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो भाई वो है नई दिल्ली में एकमात्र। भारत में कुल कितने राज्य हैं, वो 28 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। चारों की चारों ऐड की है। सबसे संगीत से संबंधित सहज संगीत, सहज सामवेद। यज्ञ से संबंधित या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। मंत्र, टोने, टिक्के जैसे भी होते हैं वसीकरण, वो सब अर्थवेद में आता है। ठीक है, ये उसने उसे बस में कर लिया, उसने उसके ऊपर टोटल कर दिया, वो सारा अर्थवेद के अंदर आता है भाई। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृति होती है। ठीक है, और ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, उनका काम था, व्यवसाय जो था उनका पशुपालन, वे करते थे पशुपालन। वैदिक प्रमुख संस्थाएं क्या है, सभा और समिति थी। क्या थी, सभा और समिति। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। अगर आपसे यहाँ पे ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने पता कि सबसे प्राचीन वेद एक आपको पता है कि कौन सा है सबसे प्राचीन वेद, अगर आपसे पूछा जाए तो एकदम आप बता दोगे कि आपका हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद में कितने, अगर आपसे पूछा जाए टोटल आपसे सूक्त पूछा जाए कितने हैं, तो आपको बताना है 1028। अगर सूक्त पूछा जाए तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 बता दोगे आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि मंडल कितने हैं इसके अंदर, अगर मंडल पूछा जाए तो आप मंडल की संख्या बता दोगे कि भाई 10 है, आराम से कर दोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें अभी सभी के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सभी वेद ऋग्वेद के, जैसे मैंने आपको बता दिया, सारे चारों वेदों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक, उसके बाद आता है फिर आपके जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि वैदिक संस्कृत आ गया, आपकी पशुपालन आ गया। ठीक है, फिर ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अलग से है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। वैदिक संस्कृति के बारे में अगर हम पढ़ना चाहो, वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ जाए, तो ये 2 भागों में डिवाइड थी। तो पहला भाग था ऋग्वेदिक काल, दूसरा भाग हुआ उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हुई, तो दोनों का अलग अलग तरीके से है, बस सिर्फ आपको याद रखना है कि 2 भागों में डिवाइड थी, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अगर आपसे पूछा जाए, इन दोनों का काल पूछा जाए, तो ऋग्वेदिक का काल आप लिख लो, ऋग्वेदिक का हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो ऋग्वेदिक का हो जाएगा आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक का, तो उत्तर वैदिक का आप यहाँ पे बताओगे, उत्तर वैदिक का था 1000 ईसा पूर्व से हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, आर्यों का जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता ही थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, उपनिषदों की संख्या पूछा जा सकता है आपसे, उपनिषदों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108 थी, ये वैदिक के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कराओ हो बस वही याद कर लेना। धन का मुख्य मानक माना गया है गाय को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत। देखो, मैं उपनिषद के बारे में कर रहा था और वहीं से क्वेश्चन आ गया। उपनिषदों का दूसरा नाम जो है वेदांत, भी इनको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में है भाई, ऋग्वेद में आता है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र भी बहुत प्राचीन है। यज्ञ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, होत्र बोलते हैं उसको जो यज्ञ करता है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु थी लोहा। जनों से विकसित हुआ है जनपद, जैसे जन, जैसे जनपद हो गया। ठीक है, जनों से जनपद। 4 आश्रम की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई है। जन आधारित वर्ण व्यवस्था, ये उत्तर वैदिक काल से आई भी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी भाई, 16 थी। महाजनपदों की संख्या पूछा जाए तो एकदम बता देंगे कितनी थी, 16। उसके बाद है हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, वो जाएगी राजगृह। हर्यक वंश के बारे में पूछा जाए तो राजधानी राजगृह हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे मैं करा रहा हूँ, ये आप बहुत ध्यान रखना। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। एक तो हुई थी आपकी फर्स्ट, यहाँ पे लिखना चाहो, डेट लिखना, बस डेट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है कोई भाई। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद सेकंड जो है बौद्ध संगीति होती है 383 में। देख, बहुत ईजी है, 400 100 घट गया पूरा। फिर होती है तीसरी, और तीसरी बौद्ध संगीति होती है, वो होती है 250 ईसा पूर्व में। उसके बाद होती है फिर चतुर्थ, और ये होती है प्रथम शताब्दी में। ये होती है आपकी प्रथम शताब्दी में। ऐसे आप याद करते हो इनको चलोगे। अगर यहाँ से आपसे और आगे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा
कि ये बताना कि प्रथम बौद्ध संगीति के कहाँ पर हुई थी। चलो कहाँ पर हुई थी ये कर लो याद। तो पहले हुई थी भाई आपकी राजगृह में, राजगृह ऐसे क्वेश्चन आता तो राजगृह में हुई थी। दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वही करा रहा हूँ। तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और आपकी जो नंबर 4 पे हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये आपके चारों के चारों बौद्ध संगीत मैंने करा दी। इनके अध्यक्ष भी है, इनका शासनकाल भी है। वैसे ही देखा जाए तो पहली के मैं अध्यक्ष आपको बोल देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के थे साबकमीर, तीसरी के थे मोगलीपुत्तिस और चौथी के थे वसुदेव, ठीक है। इन चारों के आपको अध्यक्ष भी याद कर लेने हैं अगर आप चाहो तो। चलिए दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये उदयन ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्म नंद। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में किया था, 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? भाई जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी की बात करें, राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? भारत का इस्पात नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। इसको भी भाई याद करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ये कोई क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में पूछे गई है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर है? उड़ीसा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका आगरा के अंदर जो है आपका ताजमहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार हो जाएगी आपकी दिल्ली में। और लाल किला आपसे पूछा जाए, लाल किला कहाँ पर स्थित है? लाल किला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? अक्षरधाम मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता रहे होगे कि दिल्ली में है, ठीक। ये आपको याद करनी है। उसके बाद अगला है कुतुब मीनार हो गए, हवा महल, हवा महल हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा आपका जयपुर, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जयपुर। और जयपुर से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ राजधानी कहाँ पर है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राजधानी वगैरह यही पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट बेसिकली होती है वो राजधानी ही पूछी जाती है। उसके बाद है फिर चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हो जाएगी आपकी हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित हो जाएगा? ये भी आपका हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी करते हैं। दोस्तों जाते जाते आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। विजय घाट, विजय घाट किससे संबंधित है पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अगर विजय घाट पूछा जाए तो आप क्या बता रहे होगे? यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड है, समाधि स्थल है भाई, ये समझ लो। राजघाट पूछा जाए, राजघाट, राजघाट किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी से। किससे हो जाएगा? गांधी से हो जाएगा, महात्मा गांधी से। उसके बाद हो जाएगा आपसे पूछा जाता है किसान घाट, किसान घाट, किसान घाट पूछा जाता है तो ये बता रहे होगे आप किससे रिलेटेड हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी से हो जाएगा, ठीक है, चरण सिंह। तो यहाँ पे आप याद कर रहे होगे, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा होगा, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो लिखना है आपको। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अभय घाट, अभय घाट भी जो है ठीक है एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभय घाट। तो अभय घाट से रिलेटेड आ जाए तो एकदम आपको मन में चलना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा था और भैया ने हमें पढ़ाया था, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और आपको याद होना चाहिए जो वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चैत्य भूमि, चैत्य भूमि पूछा जा सकता है, या वीर घाट भी आपसे या वीर भूमि आपसे पूछा जा सकता है, वीर भूमि, वीर भूमि आपसे पूछा जाए तो एकदम आप बता रहे होगे राजीव गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा, ठीक है। ये भाई लास्ट के लिए आपके एक तोहफा है, यहाँ से आपके 2-3 ये मान के चलो 2 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से, जो मैंने आपको कराई, याद कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और जो भाई अभी तक अपनी तैयारी में नहीं लगे, लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टीए की भर्ती का आगाज़ हो चुका है और आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब भाई जल्दी जल्दी करके अपनी क्लास ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। किसी भाई को कोई भी डाउट
कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में हलचल है तो सीधा भाई आप मेरे पास कमेंट ठोको, या आप जाओ तो इंस्टाग्राम पे जाके बात कर सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। बस तैयारी करनी है, इस बार आपको वर्दी पहननी है, हो जाए चाहे कुछ भी। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।